नमस्कार दोस्तों, आप पधारे हमारे चैनल पे रेलवे वाले बलवंत सर पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और ज़ोरदार से थाली वाली का इंतज़ाम कर रहे हैं हम, फूल वगैरह का बरसाएंगे आप पे, क्योंकि आप पधारे हैं। हमारा ये नया ही चैनल, आपको पता है, इसमें पहली वीडियो ये होने वाली है आपके स्टडी से रिलेटेड। आपके लिए, आप किसी भी रेलवे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीटी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट। क्योंकि यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं ऐसी मुहिम, एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे आपको एक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी और साथ में आपको वो चीज़ें भी बताई जाएगी भी आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए और कैसे कैसे आप एक गाइड के द्वारा, एक आपको अच्छी गाइड मिलने से आप क्या हो सकते हो, एक स्टेप दूसरों से आगे भी हो सकते हो। तो इस चैनल पे आप नए ही हैं सारे के सारे, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप नए आए हैं। हमारी पहली वीडियो है ये और मस्त वीडियो होने वाली है। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट पेपर देने के लिए, वन डे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि अपना चैनल जो था उस पर अच्छे सब्सक्राइबर थे, वो चैनल यूट्यूब में टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण उस चैनल पे ग्रोथ वगैरह सब रुक गई, वो तो उसकी वीडियो आगे नहीं जाती है। तो इसलिए आपने दूसरा नया स्टार्ट किया है। आपके लिए भी पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि आपने हम पे विश्वास किया, तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें डेली रेगुलर आपको वीडियो मिलने वाली है, डेली रेगुलर आपको वीडियो मिलने वाली है इस चैनल पे। तो आज हम बहुत ही अच्छा सा आपको स्टार्ट करते हैं एनर्जी के साथ। पोषण, आपको पोषण देंगे, पोषक तत्व पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पोषण आपके लिए इतना ही ज़रूरी है। अब पढ़ाई में जिस प्रकार से किताबें, अच्छी किताबें ज़रूरी होती है, उसी प्रकार अच्छी स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण यानी आपके पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट ज़रूरी होते हैं। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे पोषक तत्व। आज हमारा पहला और अच्छा और प्यारा, आपको पता भी है बायोलॉजी के अंदर 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। पोषक तत्व, सेल आपका, और उसके बाद है ब्लड, उसके बाद और भी ये चैप्टर है डिजीज़। ये 4 चैप्टर सबसे लेंथी कह सकते हो, वाइड कह सकते हो, लंबे चौड़े हैं, ठीक है। इन चारों के होने के बाद ये मान लो आप 50% बायोलॉजी कवर कर गए, मान लो 50% बायोलॉजी कवर कर गए, ठीक है ना। तो आज हम 25% 15% तो कवर करवाने की सोचेंगे आपको ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पोषक तत्व। कोशिश करेंगे लंबी वीडियो ना बनाई जाए, क्योंकि पहले हमने बहुत लंबी 1-1 घंटे की आपके फ्यूचर के लिए भी आप जल्दी से जल्दी उसको देख लो, लेकिन वो ऐसे हो गया, अभी आप देख नहीं पाते हो इतनी लंबी। तो आज छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट, फ़ायदेमंद सब कुछ हो, बेनिफिशियल। हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यानी पोषक तत्व। हम पढ़ेंगे पोषक तत्व क्या होते हैं जी। पोषक तत्व जो हमारे शरीर में, लिखेंगे कम से कम, बोलेंगे ज़्यादा, जो हमारे शरीर के अंदर पोषण देने का कार्य करते हैं, वो एलिमेंट जो होते हैं या वो तत्व जो होते हैं, जो हमारे शरीर को किसी प्रकार का पोषण देते हैं यानी न्यूट्रिशन देते हैं, वो पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी हमारे शरीर के अंदर क्या देंगे, हमें पोषण देने में ऊर्जा देते हैं जी, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर की ग्रोथ यानी वृद्धि करवाते हैं, वो पोषक तत्व होते हैं। हमारे शरीर में प्रोडक्शन करने का काम करते हैं, कुछ चीज़ उत्पादित, रिप्रोडक्शन का, प्रजनन करने में सहायता करते हैं, वो पोषक तत्व होते हैं। हमारे शरीर का रिपेयर, मरम्मत करते हैं, वो पोषक तत्व होते हैं। या हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही है, उसमें भाग लेने वाले और आपको अच्छे से अच्छी क्रिया शरीर के अंदर करवाने में जो हेल्प करते हैं, वो पोषक तत्व होते हैं। यानी हम बोलने कि ऊर्जा कहाँ से आ रही है, पोषक तत्व से आ रही है, ठीक है। वृद्धि किससे हो रही है, प्रजनन, मरम्मत वगैरह, शरीर में चोट वोट लगी, वो सब सारी की सारी किसकी वजह से हो रही है, पोषक तत्व की वजह से हो रही है। तो वो तत्व हमारे शरीर में ऊर्जा, वृद्धि, प्रजनन और मरम्मत करने में कार्य करते हैं, वो पोषक तत्व कहलाते हैं। सिंपल से सिंपल भाषा में समझा दिया आपको, और इसे ही तो पोषण कहते हैं। मेटाबॉलिज्म, उपापचय में सहायता करते हैं, वो वगैरह और बहुत चीज़ें पढ़ाएंगे, वो तो आगे की बातें हैं। नॉर्मल से नॉर्मल आपको याद करना है, ठीक है ना। पोषक तत्व क्या है, या जो पोषण में काम आते हैं, वो पोषक तत्व होते हैं, यूज इन न्यूट्रिशन। तो पोषक तत्व
क्या हो सकते हैं, तो हमारे शरीर में, मानव शरीर की बात करेंगे, या पोषण किस प्रकार का हो सकता है। आपने सुना होगा न्यूट्रिशन, क्या एक शब्द सुना होगा, आप ये पढ़ लो पहले, न्यूट्रिशन। यानी आपने एक शब्द सुना होगा पोषण। क्या शब्द सुना? पोषण। यानी पोषण किस प्रकार का? पोषण एक प्रोसेस है न्यूट्रिशन लेने की। यानी आप अगर किस तरीके से न्यूट्रिशन ले रहे हो, न्यूट्रिएंट ले रहे हो, यानी पोषक पदार्थ ले रहे हो, ठीक है, तो वो पोषण। यानी हमारे शरीर में ऊर्जा वगैरह का काम करना एक प्रोसेस बहुत लंबी है, इसमें इजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, कुछ आते हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें इसमें क्या आती है? पोषण में आती है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन भी किस दो प्रकार का हो सकता है। कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण लेने के प्रकार जो हैं वो दो प्रकार हैं। क्या है? एक तो आपने ऑटोट्रोप्स सुना होगा, ऑटोट्रोप्स, या आपने एक हेटेरोट्रोप्स सुना होगा, हेटेरोट्रोप्स बहुत, यानी स्वपोषी शब्द सुना होगा आपने, और एक सुना होगा आपने विषमपोषी, विषमपोषी। ये आगे बहुत प्रकार के होते हैं, उनको छोड़ दो आप एक बार, ठीक है। इन्हें प्रोड्यूसर बोलते हैं, यानी उत्पादक बोलते हैं, उत्पादक, ठीक है, और इसको बोलते हैं कंज्यूमर, उपभोक्ता। प्रथम बुद्धो द्वितीय छोड़ो, ठीक है। यानी ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? तो ऑटोट्रोप्स का मतलब है जो किसी भी मतलब यौगिक, जो कार्बनिक यौगिक वगैरह का प्रयोग करके या कुछ रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके भोजन बना के खुद अपना भोजन बना ले, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स, यानी स्वयंपोषी बोलते हैं। जैसे जिसके अंदर आप कह सकते हो फोटोसिंथेसिस होती हो, फोटोसिंथेसिस होती हो, यानी प्रकाश संश्लेषण होता हो। प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं वो क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। सीधा सीधा आंसर दे सको। एक होता है कीमोसिंथेसिस, यानी रसायन संश्लेषण बोल देते हैं इसको, ठीक है। यानी कुछ जीव केमिकल के माध्यम से, यानी केमिकल कह सकते हो आप, रासायनिक पदार्थों का सीधा यूज करके उनका बॉन्डिंग बना के अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हें कीमोसिंथेसिस बोलते हैं, या प्रकाश संश्लेषण। आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में होगा, यानी प्रकाश का यूज करके कुछ पदार्थों का, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, प्रकाश का यूज करके, जल का यूज करके पौधे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, यानी ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी सारे के सारे जितने प्लांट है, पौधे हैं, कुछ एल्गी आपके भी आपने सुना होगा, शैवाल, प्लांट, पादप और शैवाल जो है वो क्या है? पादप और शैवाल क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं, जो खुद का भोजन बनाते हैं। पादप स्वयंपोषी है, ऑटोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। वो ही सभी आगे सभी को जितने को भोजन देंगे यहाँ से मिलेगा। भोजन कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले यहाँ से मिलेगा, जो उत्पादक है। पौधे से, पौधों पर ही जीव क्या है? सारे के सारे निर्भर है, ठीक है। ये किस में होता है? रासायनिक संश्लेषण। जैसे आपने बैक्टीरिया सुना होगा, यानी जीवाणु वगैरह किण्वन प्रक्रिया द्वारा, या कुछ एल्गी भी हैं, कुछ शैवाल भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बना लेते हैं किसी न किसी माध्यम में। यानी है क्या? स्वयंपोषी है। वो क्या है? सारे के सारे जीवाणु स्वयंपोषी नहीं है, दूसरे पे भी निर्भर रहते हैं वो, ठीक है। लेकिन ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, यानी जो खुद का भोजन खुद बनाते हो, स्वयं बनाते हो, रसोई में नहीं, ठीक है ना। यानी प्रकाश से या कुछ रासायनिक पदार्थों से भोजन तैयार कर लेते हो, उन्हें स्वयंपोषी कहा जाता है। और जो ऑटोट्रोप्स पे निर्भर हो, यानी जो दूसरों पर निर्भर हो, डिपेंड ऑन अदर, जो दूसरों पर निर्भर हो, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। दूसरों पर डिपेंड रहता है उसे, मतलब पौधों को और शैवाल को छोड़ के सारे के सारे विषमपोषी हैं। बस बात कंप्लीट हुई। आप, हम भी विषमपोषी हैं। हम का मतलब मानव विषमपोषी हैं,
ठीक है। सारे जानवर जितने भी शेर, गधा, घोड़ा, बकरी, खच्चर वगैरह सब विषमपोषी हैं, चाहे वो बैक्टीरिया, जो फंजाई, अलग अलग प्रकार इसमें पढ़ेंगे आप। जिस दिन हम प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, प्लांट के अंदर हम पोषक पदार्थ पढ़ेंगे, उस दिन हम एक एक चीज़ को आपको अलग से बताएंगे। तो पोषण, समयपोषी, हम हेटेरोट्रोप्स की बात कर रहे हैं। हेटेरोट्रोप्स किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें उनको चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें उनको चाहिए। ठीक है, ये भी लिख लेना, काम आएगा आपके। मेरी एक गंदी आदत तो है ही, आपको पता ही है, आप कुछ पुराने स्टूडेंट होंगे। समझाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है यार, क्या करें यार, बताओ। आपसे मतलब वो गद्दारी होती नहीं, सोचते हैं तो होती नहीं। ठीक है। अब पोषक पदार्थ भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं हमारे शरीर में? दो। एक तो होता है कार्बन के आधार पे होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, यानी कार्बनिक पोषक तत्व। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, पोषक तत्व पीछे लिख लेना, अकार्बनिक पोषक तत्व। अकार्बनिक पोषक तत्व यानी दो प्रकार के पोषक तत्व हो सकते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है। जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कार्बन है उसको हम ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन नहीं है उसको इनऑर्गेनिक बोल दिया। कार्बन के आधार पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बेसिस ऑन कार्बन। कार्बन के आधार पे दो प्रकार के पोषक तत्व, हम मानव की बात कर रहे हैं, मानव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कार्बनिक और कार्बनिक कौन से हैं जी? तो आप लिख लो, प्रोटीन है जी, वसा है जी, आप लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड से बना है क्या, कार्बोहाइड्रेट है जी, शर्करा जिसको बोलते हैं, विटामिन है जी, न्यूक्लिक अम्ल है जी, न्यूक्लिक अम्ल है जी। पोषक पदार्थ आपसे पूछ ले कौन से कार्बनिक है कौन से अकार्बनिक है, ठीक है ना। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है? ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या है? कार्बन की मात्रा इनमें प्रेजेंट होती है। जैसे आप कहोगे जी, एक एग्जांपल, ये किससे बना है? ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना है। प्रोटीन किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी कार्बन तो है, इसमें भी कार्बन है। वसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी है तो इसमें कार्बन है। तो इस प्रकार से कार्बन प्रेजेंट होता है, उसे ऑर्गेनिक बोल देते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थ बोल देते हैं। तो कार्बनिक पोषक तत्व है, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। बहुत प्यार से, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझेंगे हम, एक एक चीज़ किस प्रकार से क्या होता है, ठीक है। अकार्बनिक के अंदर सारे के सारे मिनरल यानी खनिज लवण, खनिज लवण जितने भी होते हैं, और सोल्ट, सीधा कह सकते हो लवण जितने भी हैं, और इसके अंदर आप जल भी कह दो, जल जल जल, ठीक है। आपको क्या जी? कैल्शियम जी, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, सारे के सारे फास्फोरस, ये कितने भी लिख लो, कमी थोड़ी आएगी। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ठीक है ना। कहीं न चांदी, कहीं जिंक, तो ये चीज़ें हमारे शरीर में अकार्बनिक हैं, ठीक है। अकार्बनिक और ये चीज़ें क्या है? कंपाउंड है, कोई ना कोई यौगिक है जो हमारे शरीर में कार्बनिक है। तो इन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। एक बात और करें तो हम दो बातें के लिए, क्वांटिटी के बेसिस ऑन क्वांटिटी, यानी लेने के आधार पे हम कितना लेते हैं। अगर हम ज़्यादा लेते हैं और अगर हम कम लेते हैं, अगर कम लेते हैं और ज़्यादा लेते हैं तो दो नाम दिया जाता है, दृढ़ और सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब छोटा नहीं, कम मात्रा में लेने वाला, सूक्ष्म पोषक तत्व, और कम ज़्यादा लेने वाला दृढ़ पोषक तत्व, यानी जिसको हम ज़्यादा लेते हैं, यानी हमें शरीर को ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको दृढ़, बड़ा, ठीक है ना। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट, और इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट बोल देते हैं, ठीक है। यानी लेने के आधार पे शरीर में अगर हमें ज़्यादा की ज़रूरत है, शरीर में हमें कम ज़रूरत है, याद रखने के लिए कम ज़रूरत है, और इसकी क्या होती है? हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा खाना पड़ेगा,
ज़्यादा खाना पड़े नहीं, कम ज़रूरत है कम खाना। कम कौन से खाते हैं हम, जैसे विटामिन कम लेते हैं, और हम क्या लेते हैं जी, मिनरल जितने भी हैं, खनिज लवण भी हम कम ही मात्रा में लेते हैं, मिलीग्राम के रूप में लेते हैं। और जिनको ग्राम के रूप में लिया जाता है वो द्रग हैं। तो वो क्या है जी, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ठीक है, वसा प्रोटीन है, और जल है। ये चीज़ें हमें क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेनी होती है। हमारे शरीर को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए द्रग पोषक तत्व इन्हें कहा जाता है। और सूक्ष्म पोषक तत्व उन्हें कहा जाता है जिनकी शरीर में बहुत कम ज़रूरत होती है और कम मात्रा में हम लेते हैं। यानी इनको तो हम कह सकते हैं मिलीग्राम के रूप में जिनको लिया जाता है वो सूक्ष्म है, मिलीग्राम के रूप में चाहिए। जैसे कैल्शियम आपको मिलीग्राम के रूप में चाहिए, पोटेशियम मिलीग्राम के रूप में चाहिए आपको, कैलोरीन फेलोरीन, ठीक है ना, ये चीज़ें क्या है, जिंक वगैरह मिलीग्राम में चाहिए। और ये हमें कम से कम रोज़ ग्राम में चाहिए, यानी 350 से 400 450 ग्राम तक हमें क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, नहीं तो दिक्कत होने लगेगी आपको ना। तो वो चीज़ है, घी हम ज़्यादा लेते हैं, फैट प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, जल हमें 5 लीटर तक पीना चाहिए, तो वो दीर्घ पोषक तत्व कहलाते हैं। हो जाएगा मेरे बच्चों, हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा, ठीक है ना ना ना, वाह जी वाह जी वाह, ठीक। तो ये हो गया, ये हमने बात की पोषक तत्वों की। पोषक तत्वों में हमने बात की कार्बोहाइड्रेट की, किसकी बात की, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह 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 की, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा, काम आएगा आपके। पोषक तत्व वो होते हैं जो पोषण में काम आते हैं, जो हमें ऊर्जा देते हैं, किसी न किसी प्रकार में हमारे शरीर में लाभदायक होते हैं, उन्हें सहायता करते हैं। कम लेने भी नुकसानदायक होते हैं, ज़्यादा लेने भी नुकसानदायक है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है ना। किसी की एक्सेस अमाउंट हो जाए वो भी जरूरी, डेफिशिएंसी भी आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक है ना। अति बुरी होती है, अति का मतलब ज़्यादा, कोई चीज़ भी बुरी होती है, कम भी बुरी होती है, ठीक है। तो पोषक तत्व ऐसी कमियों से होने वाले रोग भी पड़ेंगे, क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है क्या, हाँ जी। तो हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, आप लिखोगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, नाम में बहुत कुछ लिखा है। यानी ये किससे बना है जी, दो शब्द आए हैं जी, कार्बो प्लस हाइड्रेट, दो शब्द आए हैं जी, ठीक है। यानी कार्बो का मतलब कार्बन है जी, कार्बन है, और प्लस हाइड्रेट का मतलब जल होता है। यानी ये आप कह सकते हो कार्बन व जल से मिलकर बना है, कार्बन व जल से मिलकर बना हुआ, पोषक तत्वों से मिलकर। आप कहोगे जी ये कैसे हुआ, ऐसे हुआ। यानी कार्बन और जल से मिलकर एक पोषक तत्व तैयार होता है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, जिसका नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। अब आप कहोगे जी ये कार्बन और जल से बना है, तो कार्बन को अलग लिख लेते हैं, कार्बन लिख लेते हैं जी, हाइड्रोजन को अलग लिख लेते हैं, और ऑक्सीजन को अलग। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता कौन कौन से तत्व है इसके अंदर जो मिलकर, किन किन तत्वों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। कितना अनुपात है, देखो ये 1 है और ये ऑक्सीजन भी 1 है, और कार्बन हाइड्रोजन कितना है, 2। तो इसका अनुपात पूछे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो आप कहोगे 1:2:1 होता है, ठीक है ना। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आप दोबारा इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो बात तो वही है ना, ऊपर वाले मिलकर बना हुआ एक कार्बनिक पदार्थ है। तो कार्बन है तो कार्बनिक पदार्थ है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ये क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक पदार्थ है। एक बात ये भी लिख लो, कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, 1:2:1 में ये मिलता है। क्लियर हुई बात, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हिंदी में इसको शर्करा भी कह देते हैं, याद रखना, शर्करा। और इसको इंग्लिश में शर्करा क्या, सेकेराइड बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सेकेराइड, सेकेराइड,
दूसरा नाम शर्करा या सैकेराइड। इसके स्रोत जो हैं, स्रोत क्या होते हैं जी? स्रोत होते हैं, इसके सोर्स है सारे के सारे स्वीट जो होते हैं, मीठे पदार्थ, गुड़, ठीक है ना, मीठे पदार्थ इसके स्रोत होते हैं। और सबसे अच्छा स्रोत है इसका शहद, हनी, शहद सबसे अच्छा स्रोत है। यानी कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर हुआ एक बना कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, जो जिसको शर्करा या सैकेराइड भी कहा जाता है। इसका स्रोत मीठे पदार्थ शहद है, ठीक है। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यानी इसकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट, इसकी इकाई किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर रहेगा ग्लूकोज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज इसकी सबसे छोटी इकाई है, ग्लूकोज इसकी सबसे छोटी इकाई है। क्लियर? और क्या है ये? इजी टू डाइजेस्ट है, यानी पचने में सबसे आसान है। पचने में सबसे आसान कौन होता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पचने में सबसे आसान क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। पचने में सबसे आसान क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। कहाँ से शुरू हो जाता है इसका पाचन? यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में डाल के, इसका पाचन मुख से शुरू हो जाता है, सबसे ज़्यादा मुख से शुरू हो जाता है। यानी इसका पाचन मुख से शुरू हो जाता है भैया, ठीक है ना। इसके अंदर जो मुख के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, उसका पाचन वहाँ से शुरू हो जाता है। तो आपसे पूछा जाता है मुख में सबसे पहले पाचन किसका शुरू होता है और सबसे पहले पाचन होता किसका है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है ना। लगभग हमारे शरीर का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। यानी शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर के द्वारा जिससे कंज्यूम की जाती है, जिससे ली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कितनी जी? शरीर की ऊर्जा का हमें मतलब 100% ऊर्जा कोई चीज़ के लिए चाहिए, शरीर में 100% ऊर्जा चाहिए, उसका 60 से 65% ऊर्जा किसके द्वारा मिलती है हमें? इससे मिलती है। शरीर की 60 से 65% शरीर की ऊर्जा, ठीक है, किससे मिलती है? इससे मिलती है। दूसरी ऊर्जा की बात करें तो हमें एक दिन में कितना लेना चाहिए, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए शरीर के लिए, एक दिन में इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए? तो ये 350 से लेकर 450 ग्राम एक स्वस्थ मनुष्य को लेना चाहिए पर डे। कार्बोहाइड्रेट हमें भोजन में, हमारे कार्बोहाइड्रेट होना ज़रूरी है। मीठे पदार्थ इतने हमें खाने चाहिए, कम से कम 350 से 450। अगर हम बढ़िया से वर्क करते हैं, फ्री रहते हैं, अगर ग्लूकोज शुगर लेवल बढ़ गया है तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो मात्रा 350 से 450 ग्राम पर डे लेने चाहिए। अगर हमारे शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो 1 ग्राम टूटने से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? तो 4.1 कैलोरी एनर्जी मिलती है। कितनी कैलोरी मिलती है? 4 कैलोरी। यानी 1 ग्राम जब कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है, यानी जलता है हमारे शरीर में, तो कितनी एनर्जी देता है, कितनी ऊर्जा देता है? तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है। कितने देता है? 1 ग्राम से 4.4 कैलोरी। मात्रा 350, 450 ऊर्जा। 60 से 65% शरीर किससे ग्रहण करता है? वो तो मुख्य स्रोत ऊर्जा का कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। बात समझ में आ रही है ना। मीठे पदार्थ इसके अच्छे स्रोत होते हैं, ठीक है ना। तो इकाई क्या है इसकी? ग्लूकोज है। इकाई क्या है इसकी? ग्लूकोज। बोर्ड खाली नहीं छोड़ना है अपने को। और क्या लिखें? ठीक है, इसका बेसिक फार्मूला है, लिख लो बेसिक फॉर्मूला। यानी इसका सामान्य सूत्र जो क्या है? सामान्य सूत्र होता है CnH2ON, ये, ठीक है। यानी 1:2:1 में किसी प्रकार से यहाँ पे आप जो भी लगाओगे, यहाँ पे जो भी लगाओगे वो यहाँ पे भी आएगा, ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। मैं कह दूँ जी CnH2ON। अगर N की वैल्यू में 6 रख देता हूँ मान लो, तो C6H12 हो जाएगा।
और O6 हो जाएगा। तो ये किसका फार्मूला बन गया? बेसिक ग्लूकोज यानी मोनोसैकेराइड का फार्मूला बन गया। फिर भी इसकी अनुपात क्या रहेगा? 6:12 ये तो ऐसे तो नहीं लिखा जा सकता, इसको छोटे से छोटा करना होता है आपको, 1:2:1 आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है क्या? हो जाएगा इतना? अरे हो जाएगा, क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट ये मतलब शुगर के आधार पे 3 प्रकार के हो सकते हैं। 3 तो क्या, बहुत प्रकार के हो सकते हैं, मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, उनको हमें पढ़ना है। और कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए। कितना प्यारा सा मैंने कितना प्यार से लिखा है आपके लिए, कितना आसान बना दिया है ना। शुगर के आधार पे कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पोषक तत्व 3 प्रकार के नहीं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एक को बोलते हैं मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। दूसरे को बोलते हैं डाइसैकेराइड बोल दो, या ओलिगोसैकेराइड। शब्द पढ़ा देता हूँ मैं, काम आएगा आपको। ओलिगोसैकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, ठीक है ना। और तीसरा आपका हो गया पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। 3 प्रकार के हो गए ये, ठीक है। जिसके अंदर शुगर 1, ठीक है, मोनो। ओलिगो यानी 1 से लेकर अगर 9 तक है, 1 से लेकर कितनी है? 9 तक है, तो वो ओलिगो। जिसके अंदर इसका एक भाग होता है जिसको आप ओलिगो काट के फिर लिख लेना डाइसैकेराइड, जिसके अंदर शुगर 2, वो, ठीक है। और जिसके अंदर शुगर अनेक, जिसकी गिनती नहीं है कोई, मान लो अनेक बहुत ज़्यादा है, उसे क्या बोल देंगे? यानी 2 मोनोसैकेराइड, एक तो मोनोसैकेराइड है यानी ये तो ये शुगर ही है मान लो, ठीक है। अगर ये 1-2 मोनोसैकेराइड जुड़ जाएंगे तो उसे डाइसैकेराइड कह देंगे। और जब अनेक 2 से 9 तक तो ओलिगोसैकेराइड होता है, 2 डाइसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड 9 से ऊपर वाला जो है, यानी 9 से ज़्यादा जिसमें शुगर पाई जाती है, वो क्या है? 9 से ज़्यादा जिसमें मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं वो पॉलीसैकेराइड होता है। पॉली का मतलब बहु, बहु है ना, फीलिंग मत लो, ठीक है। मोनो, डाई, मोनो का मतलब 1, डाई का 2, पॉली का मतलब बहु, अनेक, बहु संख्या आपने क्या सुना होगा आपने, ठीक है, बहुवचन सुना होगा। क्लियर हो जाएगा। तो इसके 3 एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से? ग्लूकोज है जी, ठीक है, ग्लूकोज है जी, फ्रक्टोज है जी, और ग्लैक्टोज है जी, ग्लैक्टोज। 3 एग्जाम्पल हैं। 3 कौन से हैं? मोनोसैकेराइड हैं 3, ठीक है। 3 मोनोसैकेराइड हैं। डाइसैकेराइड कौन कौन से हैं? तो 3 ही आपके डाइसैकेराइड हैं। तीनों के नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक है जी आपका माल्टोज, एक है जी आपका सुक्रोज, और एक है जी आपका लैक्टोज। तो 3 एग्जाम्पल आप किसके ले लो? डाइसैकेराइड के, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड के भी एग्जाम्पल है जी, सेलुलोज, सेलुलोज, काइटिन, ठीक है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये किसके एग्जाम्पल है? काइटिन, ग्लाइकोजन, आपका स्टार्च, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल बच गए? सेलुलोज याद करना है, काइटिन याद करना है, स्टार्च याद करना है, ग्लाइकोजन याद करना है, ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन याद करना है। ये सारे के सारे पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल है, यानी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोनोसैकेराइड पाई जाती है, एक पाई जाती है ग्लूकोज, ठीक है। इनसे भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो क्या पूछे जा सकते हैं मैं बताऊंगा, 1 सेकंड रुको आप, मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है।
क्या क्या एग्जाम्पल इससे या क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं देख, ठीक है। देखो स्पीड से प्यार से करते हैं। ग्लूकोज का क्वेश्चन बन सकता है, आपके शरीर में ब्लड शुगर किसे कहा जाता है? रक्त की शर्करा के रक्त में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ब्लड शुगर, रक्त शर्करा, ठीक है। इसका स्तर कितना होता है? ग्लूकोज रक्त में इसका स्तर कितना होता है? ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, याद रखना, ठीक है। सबसे छोटी इकाई है किसकी? छोटी इकाई है कार्बोहाइड्रेट की। बहुत चीज़ें इसके बारे में बताने वाली है, ठीक है ना। इसका लेवल बढ़ जाए, अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? मधुमेह रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मधुमेह रोग बोलते हैं, ठीक है। और डिटेल से भी पढ़ा रखा है मैंने इसको, ये नहीं है पढ़ा नहीं रखा, पर जहाँ पढ़ाना चाहिए वहाँ पढ़ा रखा है। अगर डिटेल में जानना है ना तो आप देखो वहाँ पे जाके, ठीक। ये तो ग्लूकोज। फ्रक्टोज आपसे पूछेगा शहद की शर्करा किसे कहा जाता है? शहद या फलों की शर्करा, फलों की फ्रूट शुगर किसे कहा जाता है? या शहद की शर्करा किसे कहा जाता है? शहद में कौन सी शर्करा मिलती है? फल मीठे होने का कारण क्या है? फ्रक्टोज। फ्रूट के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है। शहद के अंदर भी कौन सी पाई जाती है? ठीक है, फ्रक्टोज पाई जाती है। और इसका अच्छा स्रोत शहद है सबसे अच्छा। इसको कॉर्न शर्करा, मक्के की शर्करा भी कहा जाता है, तो मक्के में सीधा पाया जाता है। गैलेक्टोज, इसको ब्रेन शुगर कहा जाता है, याद रखना, दिमाग की शर्करा, दिमाग की शर्करा। दिमाग में ग्लूकोज नहीं होता, दिमाग के अंदर जो कोशिका होती है वो पोषण करती है, दिमाग की कोशिकाएं वो गैलेक्टोज से करती है। यानी ब्रेन शुगर किसे कहा जाता है? तो गैलेक्टोज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गैलेक्टोज को कहा जाता है। ब्रेन शुगर, फ्रूट, ठीक है। फ्रक्टोज से आपका क्वेश्चन, फल मीठे होते हैं तो सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? प्राकृतिक मीठी है ये, प्राकृतिक यानी नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर जो है वो फ्रक्टोज होता है आपका, ठीक है। माल्टोज, यानी माल्टोज किसकी है? माल्ट शुगर, बीजों की शर्करा। माल्ट यानी बीजों की शर्करा। बीज के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो माल्टोज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? माल्टोज। आपसे पूछा जाता है गन्ने की शुगर केन, गन्ने की शर्करा या मेज की या टेबल शुगर किसे कहा जाता है? टेबल की शर्करा किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर क्या होगा? सुक्रोज आएगा। सुक्रोज में मीठा होता है, माल्टोज में मीठा होता है, लैक्टोज में मीठा होता है। लैक्टोज यानी दूध की शर्करा किसे कहा जाता है? दूध की शर्करा। मिल्क शुगर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। दूध की शर्करा। सुक्रोज, चीनी जो होती है, चीनी गन्ने से बनती है और गन्ने वाले को हम क्या बोलते हैं? चीनी को टेबल शुगर कहा जाता है। तो सुक्रोज गन्ने में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सुक्रोज। यहाँ से दूसरा, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, मैं यहाँ से थोड़े अच्छे से क्वेश्चन बना के बताता हूँ। लैक्टोज कहाँ मिलती है? दूध में, इसलिए इसको दूध की शर्करा कहा जाता है, याद रखना। लैक्टोज दूध में। सुक्रोज कहाँ मिलती है? गन्ने में, और गन्ने से क्या बनती है? चीनी, इसलिए इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। माल्टोज, माल्ट यानी बीजों में, माल्ट जो होते हैं यानी इस नाम से ही पड़ा है, माल्ट जो बीजों का अंदर वाला भाग होता है, ठीक है। तो बीजों के अंदर कौन सी शर्करा? माल्टोज, और माल्टोज को इसीलिए बीजों की शर्करा कहा जाता है, ठीक है। गैलेक्टोज जो होती है वो दिमाग में है, गैलेक्टोज ज़्यादा दिमाग से नहीं मिलती है, तो सैकराइड है। क्या है ये? हमारे अनाज वगैरह में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? अनाज वगैरह में मिलते हैं, इसलिए, ठीक है। लेकिन दिमाग के अंदर जो शुगर यूज़ होती है वो वैसे तो हमारे शरीर में ग्लूकोज यूज़ होती है यूजुअली तो, लेकिन वहाँ पे क्या है? गैलेक्टोज यूज़ होती है। दिमाग के अंदर ग्लूकोज नहीं होती, गैलेक्टोज होती है, इसलिए दिमाग की शर्करा कहते हैं। फ्रक्टोज फ्रूट यानी फलों, यार शहद में मिलती है। शहद कितना मीठा होता है यार, फल मीठे होते हैं ना, तो वो किसके कारण होते हैं? फ्रक्टोज यानी फ्रूट। तो फ्रक्टोज शर्करा, फ्रक्टोज को फलों की शर्करा, फ्रूट शुगर कहा जाता है। ग्लूकोज मक्के में भी मिलती है, सीधी की सीधी मक्के में ग्लूकोज मिलती है, ठीक है। रक्त के अंदर भी क्या मिलती है? हमें ग्लूकोज मिलती है, तो ब्लड शुगर और मक्के की शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाए तो हमें मधुमेह या डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है,
ठीक है, इंसुलिन की कमी से हो जाता है। वो चीज़ें मैं वहाँ पे पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ब्लड शुगर 80 से 120 मिलीग्राम होना चाहिए। खाना खाने से पहले 80 होना चाहिए, खाना खाने के बाद 120 ब्लड मिलीग्राम पर डेसीलीटर होते हैं। शुगर टेस्ट करवाया होगा किसी ने, ठीक है ना। तो ये है। सेलुलोज आता है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्रकृति में, सबसे ज़्यादा मोस्ट एविडेंट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है ये, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरी बात है, पादप और शैवाल की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है ये। शैवाल की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। सबसे ज़्यादा क्यों पाया जाता है? क्योंकि शैवाल सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे है। क्या पृथ्वी पे प्लांट और शैवाल यानी एल्गी ही है, तो उनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इससे। तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा, या आपको सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट हो गया। दूसरा आप इसके साथ लिख लेना, प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल पॉलीमर है ये, प्राकृतिक बहुलक है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्राकृतिक बहुलक सबसे ज़्यादा सेलुलोज है आपका, घासफूस सेलुलोज ही होते हैं मान लो, ठीक है। काइटिन कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर क्या रहेगा? काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की बनी। अरे काइटिन, ग्लाइकोप्रोटीन छोड़ दो यार, इसको वहाँ पे करवाऊंगा, आगे मैं क्या करवाऊंगा फिर आपको। ग्लाइकोजन भी छोड़ दो, आप स्टार्च पे आओ, स्टार्च पे, ठीक है। स्टार्च आपसे पूछे तो ये पादप में ऊर्जा संग्रहित होती है इसके रूप से। सबसे ज़्यादा जो हम खाते हैं पौधों से क्या लेते हैं? स्टार्च लेते हैं, ग्लूकोज के रूप या कार्बोहाइड्रेट। पादप में ऊर्जा संग्रहित किस रूप में होती है? स्टार्च में होती है, ठीक है। और आपसे पूछे स्टार्च क्या है तो सेलुलोज है। स्टार्च क्या है? सेलुलोज है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ से मिलता है? तो आपको आलू में सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। आलू में, आलू सबसे अच्छा स्रोत है स्टार्च का, ठीक है। अब ग्लाइकोजन भी लिख लो, चलो ग्लाइकोजन। जंतुओं में ऊर्जा संग्रहित किस रूप में होती है? क्वेश्चन पूछिए आपसे। जंतुओं में ऊर्जा संग्रहित होती है, वो होती है एनिमल के अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है वो किस रूप में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके देखो कितने प्यारे प्यारे से बताए हैं आपको। क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, मीठी चीज़ों से मिलता है, आपके लिए मुख्य चीज जरूरी है कार्बोहाइड्रेट लेना। ज़्यादा लेना भी नुकसानदायक है, कम लेना। ज़्यादा हो जाए तो आपको क्या हो जाएगा? मधुमेह हो सकती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है। और आप कम लेते हो तो आपको चक्कर आने की संभावना हो सकती है, ठीक है ना। आपके अंदर एनर्जी लेवल जो होता है वो डाउन हो जाएगा, ऊर्जा का लेवल है वो डाउन हो जाएगा, आपके मसल्स वगैरह या पेशियों में पेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्लूकोज कम होने के भी चांसेस आपको देखने को मिलते हैं। सर दर्द करने लग जाएगा, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और कौन कौन से ये सारे के सारे देखो कार्बोहाइड्रेट है, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे किस क्या है? कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं, ठीक है ना। कौन कौन से रूप है? तो मोनोसेक्राइड ये हैं, माल्टोज ये हैं, ये है, ठीक है। ये भी लिख लो आप, देखो माल्टोज कौन कौन से शुगर से मिलकर बना होता है? कौन कौन से? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। एक बात तो याद रखो, तीनों के अंदर ग्लूकोज है। तीनों के अंदर क्या है? ग्लूकोज है। तीनों में ग्लूकोज है, ये बात आप पहले से लिख लो। तीनों में ग्लूकोज, आपको याद क्या करना है वो बताता हूँ मैं। इसके अंदर देखो लैक्टोज, तो आप यहाँ पे लिख लो गैलेक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है लैक्टोज। क्या मिलता है? लैक्टोज बनता है, देखो, ठीक है ना। सुक्रोज क्या है? गन्ने की शुगर है, मिठा है। मिठा कौन है? तो मिठा कौन है जी? तो मिठा फ्रक्टोज है। मिठा क्या है? फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है।
क्योंकि गन्ना मीठा, और गन्ना किसके कारण मीठा है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर बना हुआ है सुक्रोज, तब मीठा है, तो फ्रक्टोज है। और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है माल्टोज। ठीक है ना, ये भी लिख लेना, ये तो याद हो जाएगा। लैक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज तो है ही है, ग्लूकोज है ही है। सुक्रोज मिठा है जी, गन्ने में पाया जाता है, तो फ्रक्टोज मिठा है, इसके साथ मिल गया। ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज माल्टोज में मिल गया, और गैलेक्टोज किसके साथ? लैक्टोज में मिल गया। तो ये बातें थी कार्बोहाइड्रेट की। इसी तरीके से यहाँ पर प्रोटीन करेंगे, विटामिन किस करेंगे, और हम करने वाले हैं वसा, सारी चीज़ें। उसके बाद हम मिनरल जितने भी हैं, कैल्शियम क्या काम करता है, पोटेशियम क्या काम करता है, हर चीज़ को आराम से धीरे धीरे बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। हर रोज़ आपको एक बढ़िया सा लेक्चर मिलेगा, और आप इसी तरीके से पढ़ते रहे। भी कोई भी एग्जाम के डेट अगर फाइनल हो जाती है तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर फाइनल नहीं हुई है अभी तक, रोल नंबर आने के बाद तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। रोल नंबर आने तक आपको थ्योरी बढ़िया से पढ़नी चाहिए, साथ साथ में आपको क्वेश्चन लगाने चाहिए। तो आप यहाँ पे थ्योरी कीजिएगा, ठीक है। ज़बरदस्त से ज़बरदस्त आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज़ आपको बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। प्यार बनाए रखिएगा।